नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं मिड डे प्राइम में। इस वक्त की सभी बड़ी खबरें समेटकर हम हाजिर हैं, तो आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। देश के साथ पूरा विश्व मना रहा है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ मुख्य समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया योग, कहा योग और साधना की भूमि है जम्मू कश्मीर। पूरी दुनिया में बढ़ा योग के प्रति आकर्षण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है योग। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्रियों समेत तमाम नेताओं ने भी किया योगाभ्यास। विश्व के अलग अलग देशों में पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है योग दिवस। अमेरिका, चीन, जापान, लंदन और श्रीलंका समेत पूरी दुनिया कर रही है योग। शराब नीति घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल की जमानत को ईडी की चुनौती। हाईकोर्ट में आज ही सुनवाई की मांग। तमिलनाडु में जहरीले शराब कांड के 3 आरोपियों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत। कुडालोर जेल भेजे गए सभी आरोपी। भाजपा ने तमिलनाडु सरकार पर लगाया माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप। मामले की सीबीआई जांच की मांग। आज भारत दौरे पर आ रही हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। द्विपक्षीय मुद्दों के साथ ही क्षेत्रीय मुद्दों पर भी होगी बात। भारत में आगे बढ़ा मॉनसून। अगले कुछ दिनों में देश के मध्य हिस्सों में होगी बारिश। मैदानी इलाकों में लू से मिलेगी राहत। और टी20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका होंगे आज आमने सामने। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने डकवर्थ लुइस नियम से बांग्लादेश को हराकर सुपर 8 में दर्ज की अपनी पहली जीत। खबरें विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले इस वक्त की ब्रेकिंग खबर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि बड़ी खबर आ रही है जहरीली शराब से कांड से जुड़ी हुई। तमिलनाडु शराब त्रासदी में मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और अब मरने वालों की संख्या 47 तक पहुंच गई है। ये मामला जो तूल पकड़ रहा है, क्योंकि जहरीली शराब से बहुत से लोग हैं जो घायल हुए हैं, जो भी अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और ये आंकड़ा और अधिक बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। और इस बात को लेकर अब ये राजनीतिक स्तर पर भी मामला लगातार बढ़ रहा है। आज अन्ना द्रमुक को विधानसभा से वॉकआउट करवाया गया। ये कह सकते हैं कि जब उन्होंने इस बात को लेकर क्वेश्चन आवर को स्थगित कर इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की, तो उन्हें सदन से निकाल दिया गया। और ऐसे में राजनीतिक स्तर पर भाजपा भी राज्य सरकार पर लगातार हमलावर है, क्योंकि ये मामला तमिलनाडु में पहली बार नहीं हुआ है। पिछले साल भी इस तरह के 2 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद अब इस तमिलनाडु शराब त्रासदी में जो मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर पूरे राज्य ही नहीं बल्कि देश भर में इस खबर की आलोचना तो हो ही रही है। लेकिन जिस तरीके से राज्य सरकार इस मसले पर काम नहीं कर रही, जिस तरीके से प्रशासन नाकाम नजर आ रहा है, उससे राज्य सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता रितेश रंजन सीधे चेन्नई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रितेश, सबसे पहले इसी खबर पर तमाम जानकारी जानना चाहेंगे आपसे। जांच आगे बढ़ रही है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और ये चिंता का बात है। जी हाँ, और मैं आपको अभी ताजा जानकारी दूं, जो मेरे पत्रकार बंधु अभी वहां कलकुर्ची में मौजूद हैं, उनसे जो मेरी बातचीत हुई है, उससे ये जानकारी मिलती है कि ये आंकड़ा अब 49 के करीब पहुंच चुका है। और अभी भी काफी लोग हैं अस्पताल में जिनका गंभीर रूप से भर्ती हैं और इलाज चल रहा है। और मैं आपको, अगर आप अनुमति दें, तो मैं बताना चाहूंगा कि इस पूरे घटनाक्रम को क्रमवार तरीके से बताना चाहूंगा। मंगलवार को वहां पे कुछ लोग, ये ऐसा सिलसिला चलता आ रहा था, और मंगलवार को कुछ लोगों ने, गांव के कुछ लोगों ने शराब पी, और शराब पीने के बाद 100 से ज्यादा लोग थे जो कि भर्ती हुए
अस्पताल में आधी रात के बाद उनको भर्ती कराया गया, क्योंकि उनमें शिकायत आने लगी वॉमिटिंग की, दस्त की। तो उसके बाद उन लोगों को भर्ती कराया गया और अचानक से जब इतनी भर्तियां शुरू होने लगी तो बुधवार को ये घटनाक्रम जो है लोकल मीडिया में आने लगा। और बुधवार शाम तक जो है ये आंकड़ा करीबन 10 से ज्यादा पहुंच चुका था और रात होते होते ये आंकड़ा करीबन 15 के पार कर गया। रितेश, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस वक्त ये आंकड़ा 49 तक पहुंच रहा है, मृतकों का आंकड़ा 49। आज विधानसभा में भी इस मसले की गूंज हुई और वहां भी अन्ना द्रमुक को बाहर निकाल दिया गया सदन से। लेकिन ये जो जहरीली शराब का मसला है, ये पहली बार तो नहीं हुआ है, पहले भी मामले हो चुके हैं, पहले भी लोगों की जानें जा चुकी हैं। क्या कारण है कि प्रशासन इस मसले पर कदम उठाता हुआ कभी नजर नहीं आया? क्योंकि मीथेनॉल की मिलावट से जहरीली शराब बनाई जाती है और वो प्रोहिबिटरी एक्ट के तहत तमिलनाडु में प्रतिबंधित है, उसके बावजूद ये घटनाएं। जी हाँ, और ये जिस घटना की आप बात कर रही है, ये 1 साल पहले की घटना है। यहाँ चेंगलपेट्टू और वेलुपुरम इलाके में, इन 2 जिलों में ऐसे देसी शराब की घटना हुई और जिसमें करीबन 22 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी। और इसके बाद भी सरकार जगी नहीं, ये हमारे लिए और सभी लोगों के लिए आश्चर्य की बात है। और जब ये आंकड़ा अभी 49 पहुंच चुका है तो सरकार जागती है और कई कमेटी बना दी है और जांच का विशेष अधिकारी 5 टीम दिए गए और एक ये भी दिया गया कि हाँ, सरकार की तरफ से ये जो एक कमेटी का गठन किया गया है उसमें 3 महीने के अंदर ये देना है उस कमेटी को। पूर्व जस्टिस जो है रिटायर्ड जज, उनके अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई और 3 महीने के अंदर उन्हें ये रिपोर्ट देना है। और सबसे बड़ी बात इस कमेटी की है कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए क्या अनुशंसा करती हैं, ये बहुत लेकिन रितेश, क्या ऐसे में जवाबदेही भी तय की जाएगी इसी घटना की नहीं, बल्कि पिछली भी जो घटनाएं हुई हैं जिनके लिए शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं व्यवस्था के प्रशासन के तहत, क्या उनको लेकर भी जवाबदेही तय होगी? क्या कुछ बड़े कदम की उम्मीद की जा सकती है इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद? जी हाँ, इस चीज से तो इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी तमिलनाडु में ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसा कि आपने पहले बताया कि आज विधानसभा के सत्र में एआईएडीएमके के नेता काला वस्त्र पहन करके अपना विरोध जताने के लिए पहुंचे और सदन से उनको जबरन बाहर कर दिया गया। तो ये सारा घटनाक्रम जो है, अब इसे विपक्षी दलों ने लपक से लपक लेना जो कहते हैं। तो रितेश, ये कह सकते हैं कि इस मसले पर राजनीतिक दल अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं, लेकिन वहीं जांच भी आगे बढ़ रही है। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो तमिलनाडु से जो जहरीली शराब त्रासदी की खबर आ रही है, उसमें 3 आरोपियों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तीनों को कुडालोर जेल ले जाया गया है और जिला अदालत ने 3 आरोपियों गोविंदराज, दामाडोरन और विजया को 5 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। तो ये 3 आरोपी जिन्हें पकड़ा गया है, लेकिन जाहिर है कि जब जांच की आंच आगे बढ़ेगी तो कई और लोग हैं जो इस जांच के दायरे में आ सकते हैं, पुलिस का शिकंजा उन पर कस सकता है। लेकिन फिलहाल इन 3 आरोपियों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और महत्वपूर्ण बात की मरने वालों का आंकड़ा अब हमारे जैसे संवाददाता ने बताया है कि 49 तक पहुंच रहा है और ये एक चिंता की बात है। लेकिन जहरीली शराब, क्या इस मसले पर राज्य सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी ताकि इसे रोका जा सके? क्योंकि इस बात को लेकर भी हैरानी जताई जा रही है कि स्थानीय स्तर पर भी लोगों के द्वारा लगातार इस मसले को उठाया जाता रहा है, कि लोगों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में इस बात को उठाया जाता रहा है कि जहरीली शराब जो सस्ती होती है, जो मिथेनॉल से बनती है, जो अल्कोहल ही होता है एक तरह का, लेकिन ये बेहद सस्ती होती है और इसी वजह से ये बहुत आसानी से उपलब्ध है, जबकि ये गैर कानूनी, अवैध मानी जाती है। लेकिन उसके बावजूद प्रशासन कदम उठाने में नाकाम दिखा है। और तमिलनाडु में नकली शराब पीने से हुई मौतों को लेकर अब भाजपा ने डीएमके सरकार पर करारा हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने डीएमके पर निशाना साधते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार शराब माफिया को संरक्षण दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमने देखा कि इस प्रकार से अवैध शराब के चलते लगभग 20 लोगों से ज्यादा की जानें गई थी।
उस समय पर भी आगाह कराया गया, परंतु आज तो साफ हो चुका है। जब लगभग 50 मौतें हुई हैं तो डीएमके इस प्रकार का रवैया इसलिए अपना रही है क्योंकि ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर, ये एक स्टेट पेट्रोनाइज्ड मर्डर और स्टेट संरक्षण दे रहा है उन लोगों को जिन्होंने ये हत्याएं करवाई। क्योंकि इस पूरे अवैध शराब के धंधे में डीएमके के नेताओं का, डीएमके के मंत्रियों का और डीएमके के कार्यकर्ताओं का पूरा नेक्सस चल रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो स्टालिन जी आप सीबीआई की जांच के लिए हामी क्यों नहीं देते? अगर ऐसा नहीं है तो स्टालिन जी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप एक्साइज और प्रोहिबिशन मंत्री को अभी तक हटा नहीं पा रहे? तो जाहिर है कि भाजपा सीधा हमलावर है राज्य सरकार पर, और जिस तरीके से सरकार के प्रशासन के नाक तले ये सारा काम होता रहा है, जहरीली शराब का अवैध कारोबार होता रहा है, उसे लेकर भी भाजपा हमलावर है। और इसीलिए भाजपा का ये कहना है कि राज्य सरकार और उसके साथ साथ तमाम कार्यकर्ता, उनका नेक्सस है जिनके तहत, जिनके संरक्षण में ये जहरीली शराब का कारोबार आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर यह बताना बेहद जरूरी है कि 2001-2002 वो वक्त था जिस वक्त इस जहरीली शराब पर काबू करने के लिए ही राज्य सरकार की ओर से कदम उठाया गया और जिसके तहत मिथेनॉल को प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया। लेकिन उसके बावजूद इसकी उपलब्धता में कोई कमी नहीं आती नजर नहीं आ रही, क्योंकि तमिलनाडु में जहरीली शराब के मामले आते जा रहे हैं। और आज अब जो मामला सामने आया है, इसमें जिस तरीके से मृतकों की संख्या बढ़ रही है वो बहुत गंभीर बात है। हालांकि 3 आरोपियों को पुलिस की हिरासत में 15 दिन के लिए भेज दिया गया है, लेकिन फिर भी इस पूरे मसले पर जिस तरीके से राज्य सरकार का, प्रशासन का रवैया रहा है, उसको लेकर भी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कानून को जमीनी स्तर तक लागू कराने में नाकाम नजर आ रही है राज्य सरकार। और यही कारण है कि ये सस्ती शराब बहुत आसानी से तमिलनाडु में उपलब्ध है। इस वक्त हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, भाजपा हमलावर है क्योंकि राज्य सरकार सही तरीके से नियमों को जमीन पर लागू नहीं कर पा रही। भाजपा की ओर से सख्त आरोप आज। देखिए, 2 बातें हैं। बीजेपी ने कहा है कि देखिए, जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जबकि जो शराब माफिया है, जिनको डीएमके के नेताओं का संरक्षण है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और दूसरी बात यह है, बीजेपी कह रही है कि ये पहली बार नहीं हुआ कि 50 लोगों की मौत हुई, पिछले साल भी 16 लोगों की मौत हुई। तो एक तरह से ये पूरा सिंडिकेट है अवैध शराब व्यापारियों का, उनके जो माफिया हैं, और उनको सत्ता का संरक्षण, यानी स्टालिन की जो सरकार है, डीएमके के जो नेता हैं, उनका संरक्षण हासिल है। तो ये जवाब देना होगा डीएमके को, स्टालिन को, कि आखिर वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। और इस तरह के तमाम मामले सामने आते हैं कि अवैध शराब की बिक्री हो रही है, वो पूरा एक गठजोड़ नज़र आता है डीएमके और अवैध शराब के जो माफिया है उनके बीच। तो बहुत करारा हमला किया है कि जो मंत्री हैं, एक्साइज मंत्री वहाँ के डीएमके सरकार के, तमिलनाडु के, उनको बर्खास्त करना चाहिए, सीबीआई जांच की सिफारिश करनी चाहिए। इस पूरे अवैध शराब जो कारोबार है, जो माफिया तमिलनाडु में काम कर रहे हैं। जी शैलेंद्र, ऐसे में चूंकि जाहिर है कि जब भी राज्य सरकार किसी मसले पर नाकाम रहती है तो जो भी विपक्षी दल होते हैं उन पर जिम्मेदारी आ जाती है कि सरकार की जवाबदेही तय करें। ऐसे में इस मसले को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी क्या कुछ और जानकारी कि इस मसले को लेकर अब भाजपा की रणनीति आने वाले दिनों में क्या होने वाली है? देखिए, बीजेपी का स्पष्ट कहना है कि स्टालिन सरकार ये चाहती है कि विधानसभा में भी यह मामला ना उठे, और जो लोग इस मामले को उठाना चाहते हैं उनको एक तरह से उन पर एक दबाव बनाने की कोशिश है। जो मीडिया में लोग इस बात को उठाना चाहते हैं तमिलनाडु राज्य के अंदर, वहाँ पर देखें कि ये कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मामले को दबा दिया जाए। तो बीजेपी राज्य में एक तरह से देखें आप एक रणनीति बना रही है कि जनता के बीच इस मामले को ले जाए, और जब विधानसभा का सत्र के दौरान सदन के अंदर इस मामले को उठाया जाए, जिससे कि स्टालिन सरकार को घेरा जा सके, उन्हें जवाबदेह बनाया जा सके कि वो अपने मंत्री का इस्तीफा लें, त्यागपत्र लें। बीजेपी की मांग है। और दूसरी मांग है कि सीबीआई जांच इस पर होनी चाहिए। हम जानते हैं कि सीबीआई जांच या तो राज्य सरकार की सिफारिश पे होती है या फिर कोर्ट के आदेश पर होती है। तो ये 2 प्रमुख मांग को लेकर बीजेपी हम देख रहे हैं कि भविष्य में आंदोलन कर सकती है। राज्य सरकार पर, डीएमके की अगुवाई वाली जो स्टालिन की सरकार है,
उस पर यह दबाव बना सकती है कि आप इस पूरे मामले पर कार्रवाई करें, लीपापोती न करें। जो जिम्मेदार हैं, इन मौतों के जो जिम्मेदार हैं, वो उन पर सीधी बिल्कुल जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर गाज गिरनी ही चाहिए। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें राज्य सरकार पर उन्होंने हमला भी बोला, सीबीआई जांच की भी बात की जा रही है। यानी आने वाले दिनों में जांच के स्तर के साथ साथ राजनीतिक स्तर पर भी ये मामला तूल पकड़ेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए मिड डे प्राइम। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा। डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल, बेमिसाल, MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। और ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आइए बात करते हैं योग दिवस की और उससे जुड़ी तमाम खबरों की। आज पूरा देश और दुनिया योगमय हो गए हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। योग दिवस को खास बनाने के लिए और समाज में जागरूकता फैलाने के इरादे से राष्ट्रपति भवन में भी योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर स्वयं राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने योगाभ्यास में हिस्सा लिया। और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में योग दिवस मनाया। डल झील के किनारे होने वाले इस कार्यक्रम में बारिश से हालांकि थोड़ी बाधा पहुंची, लेकिन लोगों के उत्साह की बदौलत ये काफी सफल रहा। आपको बता दें कि इस बार योग दिवस की थीम योग स्वयं और समाज के लिए है। ये जो दृश्य है ये पूरे विश्व के मानस पटल पर चिरंजीव रहने वाला दृश्य है। योग जीवन से जब जुड़ता है एक सहज क्रिया बन जाता है। ध्यान केंद्रित करने की आदत, फोकस में काम करने की आदत उत्तम से उत्तम परिणाम देती है, स्वयं का उत्तम से उत्तम विकास करती है और कम से कम थकान से ज्यादा संतोष मिलता है।
श्रीनगर के डल झील के किनारे सुबह की बारिश 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम के उत्साह और उमंग को कम नहीं कर सकी। यहाँ के शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी की मौजूदगी में भारी संख्या में युवा पूरे जोश के साथ योग के अभ्यास करते दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग सत्र के प्रतिभागियों से मुलाकात की और योग सत्र का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में योग के प्रति जो आकर्षण बना है, जिस उमंग और उत्साह के साथ लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं, वह जम्मू कश्मीर के पर्यटन को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया है। बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिजॉर्ट बन रहे हैं। एयरपोर्ट में, होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है। मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान, अपैरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं। योग सत्र के दौरान पीएम मोदी ने ध्यान के साथ ही योग के सभी आसनों का अभ्यास किया। उन्होंने कहा कि योग केवल एक विधा नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं, एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है। आजकल तो कई जेलों में कैदियों को भी योग कराया जा रहा है ताकि वो सकारात्मक विचारों पर अपने मन को केंद्रित कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि जब वे विश्व के बड़े नेताओं से मिलते हैं तो वे उनसे योग की चर्चा करते हैं। श्रीनगर में भी जो मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसका उद्देश्य योगाभ्यास के जरिए हजारों लोगों को एकजुट करना और वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और सेहत को बढ़ावा देना है। जिन युवाओं ने पीएम मोदी से मुलाकात की, वो उनके लिए यादगार पल रहा। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। उन्होंने हर एक आसन हमारे साथ किया और उसके बाद थोड़ा देर हमसे बात भी की। उन्होंने इनफैक्ट ये पूछा हम सब क्या क्या कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत सुंदरता के साथ हम सबके साथ योग किया और अंत में उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश भी दिया कि जो रोज़ अपना रहे हैं योग, वो कहीं ना कहीं अपनी निरोगी काया को पाने के लिए तैयार हैं और हमें कहीं ना कहीं योग रोज़ अपनाना चाहिए। जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमें इनकरेज किया, बिकॉज आफ्टर बारिश भी हम लोग सब इतना ब्रेव होके कर रहे हैं एंड नॉट जस्ट अस, आउटसाइड ऑल्सो एवरीबडी इज़ रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड ही एक्नॉलेज दैट, सो दैट इज़ आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम फॉर दैट। सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मोदी जी हमारे सामने बैठे थे, पहले हम टीवी पे देखा करते थे, लेकिन आज हमारे सामने थे तो बहुत अच्छा लगा। आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस मेगा इवेंट and practice along with our honorable Prime Minister Narendra Modi ji.
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है और योग की ये यात्रा अनवरत जारी है। ब्यूरो इनपुट के साथ नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो योग दिवस का मुख्य समारोह भारत में श्रीनगर में हुआ, लेकिन सभी लोग आज योग करते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी आज योगाभ्यास किया और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अहमदाबाद में योगाभ्यास में हिस्सा लिया। और विश्व योग दिवस के अवसर पर संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि योग मानवता और पूरी दुनिया को भारत की तरफ से उपहार है और योग को बड़ा मंच देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जब 2014 में मोदी जी पहली बार यूएन की जनरल असेंबली में गए, उन्होंने वहां पूरी दुनिया के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि 21 जून को योग दिन के रूप में मनाया जाए और कुछ ही दिन में, एक आध 2 महीने में ही 170 से ज्यादा देशों ने योग दिन मनाने के लिए अपनी सहमति दी और पूरा विश्व वहीं से योग के रास्ते पर चला। भारत ने समग्र विश्व को, मानवता को काफी कुछ दिया है, परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि भारत ने सबसे बड़ा अगर कोई उपकार किया है, उपहार दिया है, तो योग को विश्व को देने का काम किया है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भी योगाभ्यास में हिस्सा लिया। आज देश विदेश दुनिया के हर कोने में आमो खास योगाभ्यास करते नजर आ रहे हैं, लेकिन योग को अपने जीवन में उतारने का प्रयास हर कोई करे, यही है आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, रेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी आज अलग अलग जगह पर योग किया, योगाभ्यास में लोगों के साथ हिस्सा लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने भी 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास किया। तो विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन देश विदेश में किया जा रहा है और इसी क्रम में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया और योग भी किया। योग को जीवन में अपनाएं और निरोग रहें, यही है संदेश और इसी वजह से वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और प्रतिवर्ष अधिक से अधिक तादाद में लोग योग दिवस में शामिल भी होते हैं। और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग किया, योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सामान्य जन, आमो खास सभी आज योग करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज इन कार्यक्रमों का उद्देश्य ही यही है कि जन जन तक ये संदेश पहुंचे कि अगर आप योग करते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे देश की प्राचीन परंपरा है योग, जिसे अपनाकर हम देश को स्वस्थ बना सकते हैं। योग स्वयं और समाज के लिए, ये आज का थीम था और मेरा विश्वास है कि जिसको पूरे दुनिया में नरेंद्र मोदी जी ने, भारत दुनिया के 192 देशों ने पहले ही साल अपनाया था, आज 10वीं योग दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। आज योग पूरे दुनिया में भारत के प्राचीन से प्राचीनतम जो हमारी सांस्कृतिक व्यवहार व्यवस्था था उसको फैलाने में काम किया है और आज के स्ट्रेस के युग में योग को हर आदमी को अपनाना चाहिए।
और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी आज योग किया। योगी आदित्यनाथ, भजनलाल शर्मा, भूपेंद्र पटेल, मोहन चरण मांझी, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री जिन्होंने आज आयोजित किए गए योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, योगाभ्यास किया और उनके माध्यम से ये संदेश भी जन जन तक पहुंचा कि अपने लिए और समाज के लिए आइए मिलकर करें योग। और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कहा है कि योग केवल एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये तो जीवन पद्धति है। योग से जनमानस के मन में काफी परिवर्तन आया है। उस परिवर्तन को लेकर के सब लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। योग केवल एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, एक जीवन शैली है जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से आपको जागृत करने का काम करती है, आपको स्वयं को अनुशासन में लाने का काम करती है। और आज के समय में जो दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, एक आदमी के मन की और एक पर्यावरण की, तो मन के लिए योग और पर्यावरण के लिए एक पेड़ मां के नाम। तो पर्यावरण मंत्री का ये बड़ा संदेश। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने तेजपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास किया। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास किया। आज का ये दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जब सभी लोग योग से अपने आप को जोड़ते नजर आए। और योग का भी यही संदेश है, जुड़ें स्वयं से, अपने कर्म से, अध्यात्म से, ईश्वर से। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पटना में विशेष योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस अवसर पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। इस 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक तो मैं सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। और आज के योग दिवस का थीम था कि योग स्वयं के लिए और समाज के लिए। मतलब योग करने से हम स्वयं भी स्वस्थ रहते हैं, शरीर से भी, मन से भी, और समाज को भी स्वस्थ रखने का काम करते हैं। और जहां स्वस्थता आती है वहीं समृद्धि भी आती है। तो समाज में आज समृद्धि भी आ रही है और हम सब भारतीयों के लिए यह गर्व का विषय है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशेष रूप से आयोजित कार्यक्रम में जाकर योग किया और योग का संदेश जन जन तक पहुंचे, ये प्रयास किया जा रहा है। तभी अलग अलग जगहों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग किया और साथ ही ये भी कहा कि प्राचीन हिंदुस्तानी परंपरा को आज पूरी दुनिया ने अपनाया है और ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया के मानव समाज ने योग को अपनाया है और योग अभ्यास को अपने जीवन पद्धति का एक हिस्सा बनाया है। तो ये बहुत बड़े उपलब्धि है देशवासियों के लिए, क्योंकि ये प्राचीन हिंदुस्तान की ही परंपरा है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में योगाभ्यास किया और इस बार के योग दिवस की मुख्य थीम स्वयं और समाज के लिए योग, इसके माध्यम से संदेश जन जन तक कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो समाज स्वस्थ रहेगा और जाहिर है अगर समाज स्वस्थ होगा तो देश स्वस्थ होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने भी हिमाचल प्रदेश में योगाभ्यास किया। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विभिन्न केंद्रीय मंत्री तथा सांसदगण जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर योग कार्यक्रमों में पहुंचकर उसमें हिस्सा भी लिया, योगाभ्यास भी किया। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में योगाभ्यास किया। के मार्ग पर चले, स्वस्थता रखे और
देश और दुनिया में आगे चल के लोग अपने अपने स्वास्थ्य की भी चिंता करें, और मेरा पूरा विश्वास है यही मार्ग आगे चल के दुनिया को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। योग से जुड़ी और खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें मिड डे प्राइम। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH योग व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता। देश देश का पथदर्शन, अंतर्मन का नव सर्जन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है जन जन के जीवन का हिस्सा है योग। 21 जून 2024 को है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। आइए हर गांव, हर शहर में योग उत्सव मनाएं। इस वैश्विक अभियान को सफल बनाएं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि कैसे देश और दुनिया में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्या आमजन और क्या खास सभी शिरकत कर रहे हैं। और इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने दिल्ली के कृषि भवन में योगाभ्यास किया, और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज 21 जून हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, और योग जो है वो संपूर्ण स्वास्थ्य, शरीर के स्वास्थ्य के लिए, किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है। इसको जीवन का अंग बनाना चाहिए और नियमित रूप से इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि लोग शारीरिक, मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी हैदराबाद में योगाभ्यास किया। योगाभ्यास को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे तो रहेंगे निरोग, रहेंगे स्वस्थ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास किया। 21 जून वो तारीख जब पूरी दुनिया मनाती है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इस संदेश के साथ कि आज का एक दिन सभी को प्रोत्साहित कर सके कि हम सब योग को अपने जीवन में नियमित रूप से अपनाएं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए योग किया। देश और दुनिया के कोने कोने से खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, झलक मिल रही है कि किस तरीके से हर कोई आज अपने आप को योग से जोड़ रहा है। और वहीं मथुरा की सांसद हेमा मालिनी और उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने भी आज योगाभ्यास किया। और भारत में ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त क्रिस्टीना स्कॉट ने भी नई दिल्ली में योगाभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऐसा कर उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होती है। It was a really good session today, led by Dr. Jaishankar, and a real privilege to join him and the senior team from the MEA, and to hear Prime Minister Modi as well giving his thoughts from Srinagar. We enjoy yoga a lot at the British High Commission. It's India's gift to the world, and it was a real pleasure to be here today. So thank you for having us. और वहीं भारत में नॉर्वे की राजदूत में एलिन स्टेनर ने नई दिल्ली में योगाभ्यास किया, और इस अवसर पर उन्होंने भी कहा कि उन्हें भी योग करने से मानसिक शांति मिलती है। I love yoga. I think this practice was very good, and I learned new things about breathing on the yoga day. A happy International Yoga Day, everyone.
This is the 10th International Yoga Day. I was in the United Nations General Assembly when it was voted over, and in December 2014. So I'm very happy to be here in India on the 10th International Day of Yoga. और इसी तरीके से देश विदेश में योग मनाया जा रहा है। पड़ोसी देश नेपाल से भी खबरें आ रही हैं, वहां भी लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योगाभ्यास किया। तो बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हुए और योग कार्यक्रम में शिरकत की, योग के बारे में जाना और स्वयं योग कर इसे अपनाने की तरफ एक कदम बढ़ाया। और इसी तरीके से विदेश के अलग अलग देशों से, अलग अलग कोनों से दुनिया भर की खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं। टाइम्स स्क्वायर अमेरिका, टोक्यो से, गैले फोर्ट लंदन से, हर जगह से तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं कि किस तरीके से लोग योग करते नजर आ रहे हैं। यानी भारत की विश्व को ये देन है, योग एक उपहार है और इसे दुनिया भर में लोग बहुत खुले मन से स्वीकार कर रहे हैं और इसके अभ्यास के द्वारा अपना स्वास्थ्य सुनिश्चित कर रहे हैं। और ये मन का स्वास्थ्य, तन का स्वास्थ्य, बेहतर जीवन, समृद्ध जीवन की ओर कदम बढ़ाने के लिए उत्साहित करता है योग। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यही संदेश, जिसे आज दुनिया भर में लोग आत्मसात करते नजर आ रहे हैं। और भारतीय सेना ने नॉर्दर्न फ्रंटियर पर बर्फ में योगाभ्यास किया। ये सुंदर तस्वीरें जो दिखाती हैं कि योग कहीं भी किया जा सकता है और हमारे बहादुर जवान इस वक्त नॉर्दर्न फ्रंटियर पर भी योग की इन तस्वीरों के माध्यम से दे रहे हैं दुनिया भर को संदेश। और देश की सुरक्षा में लगे जवानों ने भी योग के जरिए खुद में नई ऊर्जा का संचार किया। हालांकि उनके लिए ये रोज की दिनचर्या है, लेकिन आज योग दिवस के अवसर पर विशेष रूप से योग को लेकर इनका जोश हाई है। तस्वीरें INS विक्रमादित्य की हैं ये, जहां भारतीय नौसेना के जवानों ने योग किया है। लद्दाख के पेंगोंग झील के पास की भी योग की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ITBP के जवानों ने भी सिक्किम में योगाभ्यास किया है और साथ ही जवानों ने भारत चीन सीमा पर 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर योग किया। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने भी अमृतसर में योगाभ्यास किया। तो कह सकते हैं कि दुनिया के कोने कोने में जहां योग हो रहा है, वहीं हमारे जवान जो दुर्गम परिस्थितियों में देश की रक्षा में जुटे होते हैं, उन्होंने भी आज के दिन पर योग कर देशवासियों को संदेश दिया कि अगर वे योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य की ओर भी काम करते हैं, तो देशवासियों को भी योग अपनाना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में हुए योग दिवस कार्यक्रम को लेकर खुशी जताई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा कि श्रीनगर में डल झील ने इस साल योग दिवस के कार्यक्रम के लिए एक अद्भुत माहौल प्रदान किया, जो प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य को दर्शाता है। बारिश के बावजूद वहां एकत्र हुए असंख्य लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। तो कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए स्वयं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर था, एक महत्वपूर्ण अनुभव, जिसको लेकर जिन अपने संवेदनाओं को प्रधानमंत्री ने इस पोस्ट के माध्यम से साझा किया है। और इस मौके पर CRPF के DG अनीस दयाल सिंह कोबरा कमांडो के साथ छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले जगदलपुर में योग कार्यक्रम में शामिल हुए। तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां आज योग नहीं किया गया है। तो जगदलपुर में भी हमारे कोबरा कमांडोज ने योग किया। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विभिन्न सुरक्षा बलों के कर्मी भी योग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। त्रिपुरा के उनाकोटी पुरातात्विक स्थल पर भी योग से जुड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया और यहां BSF कर्मियों ने योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
और कन्याकुमारी में तो लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सामूहिक योगाभ्यास किया और इन लोगों से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। What is your comment about today's historic day yoga celebration at Vivekananda Rock Memorial? It's a historic moment. I'm Professor Dr. N.J. Muthukumar, Director General Sun Council for Research in Siddha. On behalf of Ministry of Ayush, Government of India, we have celebrated this International Day of Yoga in the historical place where the Honorable Prime Minister Modi have ordered for us to conduct the yoga session in this historic iconic place. हमारा बहुत खुशी है, हम कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में हम योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे हम करते। हमारा प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र भाई मोदी जी 2014 में मिनिस्ट्री स्टार्ट किया था। ऐसे अभी तक हम 10 साल का हम योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। We are very happy to do the yoga in memorable place like Vivekananda Rock, and these kind of activities really that spiritual and body-wise our inspiration. Then more powerful we can analyze that yoga is very essential for the every woman nowadays. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी परिसर में समुद्र के बीच आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में योग दिवस का आयोजन किया गया। मेरे सहयोगी कैमरामैन संतिल के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, कन्याकुमारी, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो यूं तो विभिन्न आयु वर्ग के लोग योग करते नजर आ रहे हैं, लेकिन विशेष तौर पर युवाओं में इसको लेकर बहुत जोश नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों में भी बेहद उत्साह दिखा। हमारे संवाददाता दीपिका महतो ने उनसे खास बातचीत की। 10वें इंटरनेशनल योगा डे का कंक्लूजन हो चुका है, लेकिन जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने काफ़ी एंजॉय करा योगा डे में भाग लेके। हमारे साथ फिलहाल कुछ कॉलेज की लड़कियाँ मौजूद हैं, स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ही एंजॉय करा। 10th इंटरनेशनल योगा डे था, लेकिन आपका पहला था जिसमें आपने पार्टिसिपेट करा एक बड़े लेवल पे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह फर्स्ट टाइम कॉलेज यूनिवर्सिटी आकर बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लग रहा है। स्टार्टिंग में सुबह 5 बजे 4 बजे आए हम रास्ते में, और यहाँ पर इतने सारे लोग देखे तो बहुत अच्छा और रिफ्रेशिंग लग रहा है कि इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े। योगा सभी जेंडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन महिलाओं के लिए क्यों ज़्यादा खास बन जाता है? क्योंकि हम लोग काफ़ी चेंजेस के थ्रू से गो थ्रू करते हैं, और जैसे मोस्टली पीरियड क्रैम्प्स एंड आगे प्रेगनेंसी में काफ़ी इश्यूज होते हैं, तो उसके लिए वो काफ़ी ईज कर देता है उस सिचुएशन को। तो इसलिए मतलब सबको प्रैक्टिस करना चाहिए योगा। योगा के बेनिफिट्स तो बहुत है, लेकिन उसकी जो रीच है उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार भी अपने कदम उठा रही है, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद एक इन्फ्लुएंसर है, ओनो अदिति के नाम से आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स चलते हैं। क्या कहना चाहेंगे इन्फ्लुएंसर होने के नाते अपने सारे फैन फॉलोइंग को? कि हमें योगा डेली प्रैक्टिस में लाना चाहिए, और आई बिलीव कि जितना जो जेंजी कल्चर है वो जिम को बहुत फॉलो करता है। जिम की जगह आप योगा को भी अगर दिखाओ तो फिर यूथ में फैलेगा कि हाँ योगा इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज आजकल सबने सिर्फ जिम को इम्पोर्टेंस दे रखी है। यहाँ पे जिम स्टीरॉइड्स, प्रोटीन, ये वो सब दिखाते हैं। वहाँ पे योगा हमें आयुर्वेदा एंड कल्चर से और हमारी ट्रेडिशनल हिस्ट्री से जोड़ता है, तो इसलिए योगा जो है वो हमारे लिए एक हेल्दी वे है देन जिम, क्योंकि जिम में हम AC वगैरह एंड ऑल, और योगा में हम पार्क में, खुले एयर में, एनवायरनमेंट में हम कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं अपनी इस पे। और तो ये आपने सुना स्टूडेंट्स को, फीमेल स्टूडेंट्स को, आज की युवा जनरेशन है जो कहती है कि जिम से ज़रा बाहर निकले और योगा की तरफ मुड़े। हेल्दी भी है, इजी भी है, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी आपको लगातार देता रहेगा। कैमरा पर्सन विश्वबंधु के साथ दीपिका, DD न्यूज़ के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ये थी बात योग की। मिड डे प्राइम में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहें हमारे साथ। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया? बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? घुटना, कंधा या कमर,
चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अब ब्रेक के बाद आइए अब रुख कर लेते हैं दिल्ली से। खबर आ रही है जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को ईडी ने चुनौती दी है और केजरीवाल के तिहाड़ जेल से छूटने से पहले ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि ईडी की अर्जी पर जब तक हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक रहेगी। आपको बता दें कि कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी, जिसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा और जल्द सुनवाई की मांग की, जिसके बाद ये सुनवाई अभी जारी है। लंच ब्रेक के बाद ये सुनवाई आगे बढ़ाई जाएगी, लेकिन तब तक केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त हमारे संवाददाता विकास सारथी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो विकास, आज कोर्ट ने जब ये मांग उठी, जब ये याचिका कोर्ट के सामने आई, उस वक्त क्या कहा है कोर्ट ने? किस आधार पर कोर्ट ने जल्दी सुनवाई की बात को स्वीकार किया? देखिए, जल्दी सुनवाई की मांग को तो इसलिए कोर्ट ने माना कि अगर जल्दी सुनवाई नहीं होती तो फिर ये जो पिटिशन है ईडी की वही इनफ्रक्चुअस हो जाएगी। अगर एक बार अरविंद केजरीवाल रिहा हो गए तो इसका कोई औचित्य नहीं रहता और बिना सुने, बिना कोई अंतरिम आदेश जारी किए हाईकोर्ट इस पर रोक भी नहीं लगा सकता जो उनकी रिहाई का आदेश है। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट आज सुनवाई नहीं कर लेगा तब तक अरविंद केजरीवाल की रिहाई नहीं होगी। अब इस वक्त सुनवाई चल रही है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने निचली अदालत के आदेश में तमाम खामियों का जिक्र किया है कि कैसे ईडी की जांच पर जो टिप्पणियां की गई हैं वो गैर जरूरी हैं, कुछ जगहों पर तथ्यात्मक रूप से इस निचली अदालत के आदेश में गलती है, और दूसरा ये जो आदेश है उसमें हाईकोर्ट के जो इससे पहले जो मामला जब अरविंद केजरीवाल का जब पहुंचा था तो हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दिए थे या जो फाइंडिंग्स थी हाईकोर्ट की उनको अनदेखा किया गया है। तो इन्हीं आधार पर ईडी का ये कहना है कि निचली अदालत का आदेश तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है और बहुत सारे आरोपों को जो अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने लगाए हैं उन पर कोर्ट ने एक तरफा भरोसा करके ये आदेश दिया है। ईडी का सुबह यह भी कहना था कि उनको अपनी बातें पूरी तरह रखने के लिए समय नहीं दिया गया और यहां तक कि वो कुछ रिटर्न सबमिशन दाखिल करना चाहते थे, उसकी भी अनुमति नहीं दी गई। इस पर एक तकनीकी पहलू भी ममता जी यहाँ पे उठाया ईडी की तरफ से कि जो पीएमएलए का जो ट्विन कंडीशंस होती हैं बेल की, उसमें ये साफ कहता है कि बिना सरकारी वकील को सुने या उसके आर्ग्यूमेंट से सेटिस्फाई हुए जमानत नहीं दी जानी चाहिए। अब एसपी राजू ये कह रहे हैं कि जब उन्हें सुना ही नहीं गया पूरी तरह से, जब उनके समय को कर्टेल कर दिया निचली अदालत ने, तो ट्विन कंडीशन जो होती है उसका उल्लंघन है, इसीलिए ये जो जमानत का आदेश है इसको रद्द किया जाना चाहिए। जी, तो अब इसको लेकर जांच चल रही है, नजर बनाए रखें विकास इस पूरी जांच जो मामला चल रहा है अदालत में, क्योंकि इंतजार रहेगा सबको कि अदालत क्या कहती है अब जिसके आधार पर जमानत मिलती है या नहीं अरविंद केजरीवाल को, इसका निर्धारित होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए मिड डे प्राइम में रुख कर लेते हैं अर्थ जगत की खबरों का। अप्रैल महीने में नई नौकरियों का सृजन 7 माह के उच्च स्तर पर पहुंच गया। प्रोविजनल पेरोल डेटा के अनुसार सेवानिवृत्ति निकाय ईपीएफओ ने इस साल अप्रैल के महीने में कुल सदस्यों की संख्या 19 लाख हो गई, जो पिछले महीने की तुलना में 31% से अधिक है। श्रम मंत्रालय ने बयान जारी कर ये आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के हिसाब से अप्रैल 2024 में ही लगभग 8,87,000 नए सदस्यों ने नामांकन किया है। तो वहीं सकारात्मक संकेत ये भी है कि नव नामांकित सदस्यों में से 55% 18 से 25 आयु वर्ग के युवा हैं। तो रोजगार का एक महत्वपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करते हैं ईपीएफओ के ये आंकड़े, जिसमें मार्च महीने की तुलना में 31% से अधिक की बढ़त नजर आ रही है, जो एक सकारात्मक संकेत, क्योंकि 18 से 25 वर्ष तक की आयु वर्ग के आधे से अधिक लोग हैं जिन्होंने जो इन आंकड़ों में शामिल हैं। अब खेल जगत की बात कर लेते हैं और बात क्रिकेट की, क्योंकि T20 विश्व कप के सुपर 8 के अपने पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 47 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने अफगानिस्तान के सामने 182 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 134 रन ही बना सकी और मैच गंवा दिया। मैच में शानदार बल्लेबाजी करने वाले सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ये थी कल के मैच की बात, लेकिन आज की बात करें तो आज शाम इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीम T20 सुपर 8 में आमने सामने होगी।
सुपर 8 में दोनों टीमों का ये दूसरा मुकाबला होगा। इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में वेस्ट इंडीज को हराया था, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने सुपर 8 के पहले मैच में यूएसए को हराने में सफलता हासिल की थी। आज के मैच में दोनों टीमों की कोशिश जीत के साथ ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करने की होगी। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर लगातार हम खबरों पर नजर बनाए रहे हैं, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ खबरों को लेकर। लेकिन मिड डे प्राइम की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।